अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है। इससे पहले हमने ये थोड़ा सा कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कल वाले टॉपिक के लास्ट में हमने शायद स्किप कर लिए थे ये व्हेन एनी टास्क कंबाइनिंग कम्बिनेटर और व्हेन ऑल कम्बिनेटर। तो ये दोनों बेसिकली आउटपुट शो करवाने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। अब जिसमें होगा व्हेन एनी टास्क कम्बिनेटर, एनी का मतलब है कोई भी। तो जब आउटपुट बेसिकली हमारे पास बहुत से जो फंक्शन होंगे वो दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी फंक्शन जो पहले रन हो जाएगा यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा वो हमें फिर आउटपुट देगा व्हेन एनी टास्क कम्बिनेटर के ज़रिए। उससे पहले हम व्हेन एनी टास्क कम्बिनेटर ये वाला उसका मेथड यूज़ कर लेंगे। और जो होता है हमारे पास व्हेन ऑल में क्या होता है, जब तक वो सारे के सारे फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होते तब तक ये वाला फंक्शन हमारे पास कोई भी आउटपुट शो नहीं करवाता। व्हेन एनी का मतलब हो गया कि उसमें से कोई भी फंक्शन जब आपका रन हो जाएगा आउटपुट देगा तो नीचे आपकी आउटपुट हो जाएगी। बाद में वो जाके क्या करेगा, वो दूसरे फंक्शन वगैरह को रन करवाएगा या उन पे वो काम करना शुरू कर देगा। और व्हेन ऑल का मतलब होता है कि वो क्या करवाएगा, जब भी सारे के सारे फंक्शन कॉल हो जाएं। अब किसी एक फंक्शन में हमारे पास एरर आ जाए तो ये वाला व्हेन ऑल फंक्शन है वो एरर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि आपका पहले वाला फंक्शन की आउटपुट ये है, आपके थर्ड वाले फंक्शन की आउटपुट ये है। अगर सेकंड में हमारे पास एरर आ गया तो वो सेकंड वाली एरर को पकड़ेगा और हमें एग्जीक्यूशन में वो एरर देगा। वो कहेगा कि यहाँ पे आपका एरर है या इस लाइन में आपका एरर है। अब हमारे पास जो है व्हेन ऑल टास्क कम्बिनेटर, ये क्या करता है। व्हेन ऑल टास्क कम्बिनेटर बेसिकली एक ही टाइप के डेटा टाइप को लेता है। एक ही टाइप के डेटा टाइप से क्या मुराद हो गया हमारे पास, मतलब हमारे पास कोई भी डिले या फंक्शन है, ये तीन फंक्शन है हमारे पास डिले। इनकी डेटा टाइप अगर होगी इंटीजर तो वो इन तीनों को एज ए इंटीजर लेगा और तीनों की आउटपुट शो करवा देगा। जबकि हमारे पास जो व्हेन एनी टास्क कम्बिनेटर है उसमें हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ करवा सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग होगी, बूलियन होगी या इंटीजर होगी। नीचे जो हमारे पास ये दिया हुआ है ये कोड, तो इसमें उसने लिखा हुआ है टास्क इंट, यानी इंटीजर में उन्होंने टास्क दिया हुआ है टास्क डॉट रन, और उसने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लगा दी हैं 1 और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लगा दी हैं 2। जब हमने इस टास्क को रन करवाया टास्क व्हेन ऑल से तो यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट होगी टास्क 1 कॉमा टास्क 2। टास्क 1 हमारे पास हो गया इंटीजर इसका 1 और आउटपुट में टास्क 2 हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास है जी एनी वाला टास्क, कि उसमें हम कोई भी टास्क वगैरह शो करवा सकते हैं। तो उसमें हमें ज़्यादातर जो होती है, हम जैसे यूट्यूब से हम कोई प्लेलिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम टास्क व्हेन एनी वाला फंक्शन यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे पास वीडियो हो, रैंडम वीडियो हो, जो सबसे इजीली डाउनलोडेबल हो वो सबसे पहले हमें डाउनलोड करवा के दे देता है। प्लेलिस्ट तो उसने सारी की सारी डाउनलोड करनी होती है, लेकिन उनमें से देखता है कि जिसकी भी साइज़ या जिसका भी प्रॉपर्टीज़ उसके एग्जीक्यूटेबल हैं जल्दी से जल्दी, वो जाके क्या करवाता है, वो उसको सबसे पहले डाउनलोड करवा देता है। ये हमारे पास टास्क एनी वाला हो गया। और वो डेटा टाइप्स भी लेता है। अगर हमने आल वाली डेटा टाइप्स लेनी है तो यहाँ पे ये देखो बाइट्स वाली डेटा टाइप्स ली हुई है इन्होंने, तो सब की सब जो उन्होंने डाउनलोड करवानी है वो बाइट्स में ही होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क पैरेलल लाइब्रेरी। टास्क पैरेलल लाइब्रेरी क्या होता है, इसमें हम रियल पैरेललिज्म यूज़ करते हैं। पैरेललिज्म मैंने पहले भी बताया था। उसमें क्या करते हैं, हमारे पास थ्रेड होते हैं, मल्टीपल थ्रेड, उसको हम मल्टीपल यानी डिफरेंट कोर्स पे उसको रन करवा सकते हैं। जो मल्टी थ्रेडिंग होती है, एक तो हमारे पास कंकरेंसी की शक्ल में होती है। कंकरेंसी में हम एक ही कोर इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसी डिवाइस के ऊपर हम दो टास्क एक ही वक्त में रन करवा सकते हैं। लेकिन जो पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कोर्स का यानी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि इज़ द एबिलिटी टू हैव पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क ऑन सिस्टम दैट हैव मल्टीपल कोर्स, के उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा विंडोज़ ओपन होंगी। जैसे मेरे पास ये विंडो है, एक ये विंडो है, ये मेरे पास पैरेलल हो गई। अगर इन दोनों का काम मैं एक ही विंडो पे कर रहा होता तो ये मेरे पास कंकरेंसी शो हो जाती।
अब जो टास्क पैरेलल लाइब्रेरी है इसके अंदर दो काइंड्स हैं, एक तो है डेटा पैरेललिज्म और दूसरी है हमारे पास टास्क पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म हमारे पास क्या होता है? डेटा पैरेललिज्म विच मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा एंड यू वांट टू डू द सेम ऑपरेशन, यानी उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा और उन सब के ऊपर हमने एक तरह के थ्रेड्स या एक तरह के ऑपरेशन उनमें हमने इस्तेमाल करने होंगे। जबकि जो हमारा टास्क पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म से आपको पता चल जाना चाहिए कि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली हम उनको डिवाइसेस तो नहीं कहते हैं, हम उनको कहते हैं कोर्स। तो टास्क पैरेललिज्म हमारे पास हो गया इन विच यू हैव अ लॉट ऑफ टास्क विच वी वांट टू डू इन पैरेलल। उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टास्क हो सकते हैं। वो टास्क हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ टास्क हमारे पास होते हैं। टास्क पैरेललिज्म इज ईजिएस्ट या एनी काइंड ऑफ पैरेललिज्म एज वी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड ऑन लास्ट, इट इज़ लाइक सीक्वेंस। जो हमारे पास डेटा पैरेललिज्म है वो सीक्वेंस में काम करेगा, यानी शुरू से हम एक से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जितने भी टास्क होंगे उसमें वो कंप्लीट करेंगे। जबकि हमारे पास जो पैरेलल होगा उसमें हम डिफरेंट, यानी जो थ्रेड हमारे पास पहले उसकी आउटपुट जनरेट करेगा हम उसी थ्रेड को ही एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद डेटा पैरेललिज्म इज़ ईजियर एंड स्केल वेल, इट इज़ आल्सो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मानी क्या है कि उसमें हम क्या करवा सकते हैं, सीक्वेंस में उसको करवा सकते हैं। जबकि टास्क पैरेललिज्म में क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट एंड दे विल एंड ऑन डिफरेंट पॉइंट। उसमें हम डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट करवा सकते हैं और डिफरेंट पॉइंट को उसको एंड करवा सकते हैं। पैरेलल डॉट इन्वोक में हम किसी भी थ्रेड को कि कहाँ हमने उसकी आउटपुट करवानी है या मल्टीपल थ्रेड उसमें हम जनरेट करवा सकते हैं। अब पैरेलल थ्रेड में हम क्या करते हैं, हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि उनको, अब हमारे पास 20-30 थ्रेड्स हो गया या 20-30 हमारे पास मल्टीपल लाइंस होगी, यानी प्रिंट लाइन की कमांड होगी, या 20-30 आपके पास फार्म हो गया, तो आप उसमें डेटा उनकी लोकेशन सेट कर लेते हो कि 10 फार्म हमारे क्या होने चाहिए कि इस लोकेशन पे सेव होने चाहिए, 10 फार्म हमारे इस लोकेशन पे सेव होने चाहिए। वहाँ पे हम पैरेलल डॉट इन्वोक का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा एक और भी होता है पैरेलल डॉट फॉर, और उसके बाद होता है पैरेलल डॉट फॉर ईच। बिल्कुल ये लूप्स की तरह होते हैं, पैरेलल डॉट फॉर और पैरेलल फॉर ईच। अब बेसिकली जो भी हम सिंपल अगर फार लूप इस्तेमाल करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपल फार लूप वो एक सीक्वेंस में हमारे पास उसकी आउटपुट जनरेट होगी। जबकि जो हमारे पास फार ईच लूप होगी जो पैरेललिज्म के ज़रिए जनरेट होगी, उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें ये होगा कि क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास इस्तेमाल होंगे, और मल्टीपल थ्रेड्स कैसे, वो भी पैरेलल थ्रेड, यानी वो पहले एक इनपुट आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद वो 10 पे चला जाएगा, फिर 20 पे, फिर 2 पे आएगा, फिर 30 पे। इस तरह जो भी पैरेलल में हमारा टास्क होगा वो पैरेलली थ्रेड को लेगा, यानी रैंडम उसका डेटा आउटपुट करवाएगा। यहाँ पे मैंने उसका डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि उनका डिफरेंस क्या है, ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है। तो जो यहाँ से आप इसको अगर रीड करें तो द ऑर्डर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी इन सीक्वेंस, ये बेसिकली हमारा पैरेलल डॉट फॉर ईच लूप के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसका कोड भी लिखा है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। पहले इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, बाद में मैं समझाता हूँ कि कोड में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो थ्रेड्स या ये जो लूप थी हमारे पास, ये फार लूप थी पैरेलल के लिए, और ये हमारे पास जो फार लूप थी ये हमारे पास सिंपली फार लूप थी, ये हमारे पास पैरेलल के लिए फार लूप थी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 0 से काउंट हुआ 9 तक इंक्रीमेंट हुआ, और ये हमारा थ्रेड उसका एक ही यूज़ हुआ। जबकि इसमें हमारे पास जो थे मल्टीपल थ्रेड यूज़ हो रहे थे। ये हमारा पहले कोई 0 वाला उसने यूज़ किया, फिर 2 वाला, फिर 4, 6, फिर 1 पे पहुंच गया, फिर 5, 3, यानी इसने डेटा को पैरेलली उठाया है। ये जो पहली हमारे पास लूप थी वो फार लूप थी सिंपल, और दूसरी जो हमारे पास फार लूप थी वो पैरेलल डॉट फार लूप थी। उसमें हमारा जो थ्रेड्स हो गए वो रेंडमली उसको थ्रेड्स को उठाएंगे। आउटपुट से आपने इसको देख लिया। ये बाकी जो कोडिंग वाला है ये आपने नेट से इसको देख लेना है कि सी शार्प में फार लूप किस तरह बनाते हैं।
अब ये जो लूप्स हम यूज़ करते हैं, इन लूप्स में हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट भी होती है। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास काम करती है कि जहाँ पे हमें हमारे मनपसंद की हमारी मर्ज़ी की आउटपुट जनरेट होगी, वहाँ पे हम उसको क्या करवा देते हैं, ब्रेक करवा देते हैं, यानी उसके आगे वाला डेटा जो होता है हमारे पास वो एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ पे नीचे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि फॉर ईच लूप के ज़रिए वो क्या करवाएं, जहाँ पे कॉमा आ जाए वहाँ तक वो क्या करवा दें, इस कोड को ब्रेक करवा दें। यहाँ पे हमारी जो लूप स्टार्ट होगी वो हेलो यहाँ से हमारा सिर्फ प्रिंट होगा, क्योंकि हेलो के बाद कॉमा है, ये जो वर्ड है ये वर्ड नहीं लिखेगा हमारा। तो यहाँ पे जब उन्होंने कंसोल डॉट राइट लिखा तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आ गया वो हेलो आ गया। ये सिंपल उन्होंने फॉर ईच लूप इस्तेमाल की है। अगर वो पैरेलल फॉर ईच लूप इस्तेमाल करें तो पैरेलल हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ गई, हेलो के बाद हमारा ई आ गया, HLLOE, यानी हेलो की स्पेलिंग यहाँ पे तो हमने सही लिखे थे, लेकिन यहाँ पे उसने हमें गलत लिख के दिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो उसने सबसे पहले एच लिया, फिर उसके बाद LL लिया, फिर उसके बाद ओ लिया, फिर उसके बाद ई लिया। पैरेलल थ्रेड्स को वो ले रहा है यहाँ से अपनी आउटपुट में। हमने उसको कहा कि कॉमा पे आपने क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना, तो यहाँ पे उसने स्टॉप किया। लेकिन जो बेसिकली पहले वाले जो हमारे पास थ्रेड्स थे उसने क्या किया, इसको पैरेलल ही उठाया। यहाँ से आपको पैरेलल का कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। अब हमारे पास आ जाती है कंकरेंट कलेक्शन। कंकरेंट बेसिकली कंकरेंसी से ही निकला हुआ है। इसके अंदर हमारे पास होते हैं कंकरेंट स्टैक, कंकरेंट क्यू, कंकरेंट बैक, कंकरेंट डिक्शनरी। यहाँ से मैंने इनकी डिटेल थोड़ी सी उठाई है। कंकरेंट स्टैक जो हमारे पास इस्तेमाल करती है लीफो मेथड। लीफो मेथड होता है हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली जो हमारे पास स्टैक और क्यू होती है वो इस तरह से होती है। ये हमारे पास स्टैक होगी और यहाँ से हमारे पास इसके अंदर डेटा पड़ा होता है। तो डेटा क्या करता है, डेटा अगर यहाँ से हम इसको क्या करवाएं, ये हमारे पास लास्ट वाला हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट वाला हो गया। तो जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ से जो लास्ट में आउट इन होगा वो यहाँ से पहले पहले आउटपुट होगा। बेसिकली पहले पहले हमारी क्या होती है, स्टैक हमारी खाली होती है, फिर हमारे पास डेटा आता है वो पहले यहाँ पे आता है, फिर दूसरा डेटा आता है तो वो यहाँ वाला डेटा यहाँ पे आ जाता है, फिर तीसरा डेटा आता है, फिर यहाँ वाला यहाँ पे आ जाता है और यहाँ वाला यहाँ पे। इस तरह ये आते आते यहाँ आखिरी पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो फिर जो हमारे पास लास्ट इन होता है यहाँ से वो फर्स्ट आउट हो जाता है। ये हमारा स्टैक होता है। ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप कैसे उसको, वैसे डिटेल बतानी नहीं उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी डिटेल को पढ़ना चाहें तो कंप्लीट PDF मैंने ये बनाया है कंक्रीट क्यू पे, कंक्रीट स्टैक पे, कंक्रीट बैक पे, कि उनको क्रिएट कैसे करते हैं और उनमें ऐड कैसे करवाते हैं। अगर शार्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने यहाँ से करना है। और इनकी ये ट्राई ऐड ट्राई टेक वाली एग्जांपल या काइंड्स भी उसमें लिखी हुई है, ये आपने यहाँ से कर लेनी है। कोडिंग की आप टेंशन ना लें, जो ये C# वाले हैं ये कोडिंग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में ही देते हैं, और कोडिंग का आप एक तरह से रट्टा ही लगा दें। जैसे ये फॉर ईच लूप हमारे पास बनती कैसे हैं, सिंपली आप उसका कॉन्सेप्ट देख लें और पैरेलल डॉट पैरेलल लगा दें और उसके आगे फॉर ईच लूप लगा दें। इस तरह एक तो आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होगा कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं, फिर फॉर ईच लूप कैसे बनाते हैं। आगे की जो कोडिंग है वो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, वो आप उसको एग्जीक्यूट करवाने पे तो नहीं बैठ जाएंगे ना। वहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो तकरीबन लेक्चर नंबर 33 से शुरू हुए थे, पैरेलल और कंकरेंसी वाला। 36 पे आके हमारे पास एंड हो गए हैं मल्टी थ्रेडिंग वाले। अब जो हमारे पास 37 लेक्चर है इसमें हमारा इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, यानी क्लाइंट साइड, सर्वर साइड या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, ये बनती कैसे हैं, यहाँ से हमारा ये शुरू होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट वर इनिशियली पहले पहले जो थी हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट थी। स्टैटिक वेबसाइट जो हमारी थी वो HTML पहले पहले इस्तेमाल होती थी। HTML हमारे पास क्या था, जस्ट हमने उसके बैक एंड पे एक डेटा लिखना होता था, कोड लिखना होता था, तो हमारे पास फ्रंट एंड पे जाके उसको एग्जीक्यूट करवा देती थी। उसके बाद फिर हमारी आई CSS हमारा क्या करती थी, जो भी हम HTML में डेटा लिखते थे उसको वो स्टाइलिंग में इस्तेमाल करने के लिए ले आती थी, यानी उसका हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते थे, कलर चेंज कर सकते थे, यानी उसको स्ट्रक्चर बनाती थी उसका।
और उसके बाद फिर हमारी आई जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती थी, जावास्क्रिप्ट उस कोड को जो हमने लिखा था उसको एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल करती थी। आप बेसिकली ऐसा समझ लें, सबसे पहले इंसान का जो होता है ढांचा होता है, ढांचा जो होता है वो HTML क्रिएट करता है, CSS जो होता है वो उसमें रंग वगैरह फिल करता है कि कौन से पार्ट का कैसा रंग होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट उसको एनिमेट करता है, यानी उसको आगे पीछे मूव करता है। फिर आ जाता है हमारे पास जेक्यूरी। जेक्यूरी क्या करता है, जेक्यूरी उसी जो हम आगे पीछे हरकत करते हैं वो उसको थोड़ा सा और माइंड ब्लोइंग कर देता है। फिर हमारे पास PHP भी आ जाती है, बहुत सी लैंग्वेज आ जाती हैं। PHP जो है डेटाबेस के लिए यूज़ होती है, यानी वो एक तरह से उसका माइंड ही समझ लें, माइंड में कौन सी चीज़ रखनी है या कौन सी चीज़ नहीं रखनी। जावास्क्रिप्ट जो आया था वो हमारे पास 1995 में आया था। इसका जो इनिशियल नेम था वो था लाइव स्क्रिप्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको पॉपुलैरिटी मिली वो थी जावास्क्रिप्ट के नेम से। तो यहाँ से नीचे लिखा हुआ है HTML स्ट्रक्चर लेयर होती है, CSS प्रेजेंटेशन लेयर होती है, और जावास्क्रिप्ट जो होती है बिहेवियरल लेयर होती है। स्ट्रक्चर वही ढांचा समझ लें आप, CSS उसकी बॉडी पे जो कलर वगैरह या एनिमेशन वगैरह हम ऐड कर लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट जो है उसकी बिहेवियर उसको यानी आगे पीछे हम मूव कैसे करवा सकते हैं। अभी जो करंटली वर्जन चल रहा है वो हमारा है HTML5 का। यहाँ से उन्होंने HTML को दिखाया हुआ है कि हम HTML को बनाते कैसे हैं। ये तो सिंपली है, यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि HTML को हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले HTML का टैग लिखते हैं, फिर उसी टैग को हम एंड करते हैं। बेसिकली ये वही लैंग्वेज कि हम किस लैंग्वेज में इसको राइट कर रहे हैं। फिर उसका हेडिंग वाला पार्ट आ जाता है, हेड वाला पार्ट, और हेड वाले पार्ट में आ जाता है उसका टाइटल, कि पेज का हम टाइटल क्या देना चाहते हैं। अब पेज और विंडो में हमने देखा था कि पेज जो यूज़ करता था ना, पेज एक तो अपना विड्थ हाइट विंडो की वो सेट करवा सकते थे, और उसके ऊपर विंडो का टाइटल जो होता था वो भी एक तरह से हमारा पेज हो गया। यहाँ से हम इसका टाइटल लिखते हैं लेक्चर नंबर 37। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और इसकी बॉडी में अभी हमने कुछ नहीं लिखा, मैं यहाँ से इसको हेडिंग दे देता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 37। इसको सेव करके जब मैं इस फाइल को रन करवाता हूँ तो ये मेरे ब्राउज़र में आ गया, ये इसका टाइटल आ गया, और उसके अंदर जो हमने डेटा लिखा वो डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। जो हमारे पास HTML है वो टैग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी उसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के टैग्स देते हैं, और वो टैग्स हमें वहाँ पे जाके शो हो जाते हैं। तो ये टैग्स हेडिंग भी हो सकती हैं, ये टैग पैराग्राफ भी हो सकते हैं, ये टैग्स टेबल भी हो सकते हैं। यानी जो चीज़ हमने लिखनी है वो वही चीज़ यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसी चीज़ का बन जाएगा। अगर टेबल हम यहाँ पे जनरेट करवाना चाहें तो वो टेबल भी हम करवा सकते हैं। पैराग्राफ जनरेट करवाना चाहें तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने पैराग्राफ जनरेट करवाया, तो वो पैराग्राफ के रिलेटेड ही लिखेगा जिस तरह हम MS वर्ड में लिखते हैं। यहाँ से देखिए ये उसने एक तरह से पैराग्राफ बना दिया। इस तरह इसकी हेडिंग भी होती है, हेडिंग जो हमारी होती हैं H1 से स्टार्ट होती हैं H6 तक। इसके अंदर हम फार्म भी बना सकते हैं, हर तरह का काम इसमें कर सकते हैं, और जो भी हमारे माइंड में आ जाए तकरीबन उसी लफ्ज़ के लिए, यानी जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसी चीज़ का ही टैग यूज़ होता है। जैसे टेबल के लिए टेबल का टैग यूज़ हो गया, फार्म के लिए फार्म का टैग यूज़ हो गया, टेबल का हमने कॉलम बनाना है तो कॉलम का टैग यूज़ हो गया, रोज़ बनानी है तो रोज़ का टैग यूज़ हो गया। और उसके बाद हम इस पे CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं। CSS बेसिकली इसको कलर वगैरह देने के लिए, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CSS के लिए एक तो हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .css, या फिर हम इसी पे ही CSS यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक टैग लिखना पड़ता है हमारे हेड के अंदर, वो होता है स्टाइल। स्टाइल का मतलब CSS का जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसलिए हम यहाँ पे स्टाइल का टैग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप जो भी यहाँ से इस टैग को आप कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं ऊपर से दे सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि इसका जो कलर कर दो वो रेड कर दो। तो जैसे ही मैं
इसको सेव करता हूँ तो इसका कलर यहाँ से रेड हो जाना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन हमने कोई एरर दिखा दिया। ओहो, तो ये टैग जो हमने स्टाइल के अंदर देने होते हैं। यहाँ से कलर मैंने इसका रेड कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो इसका ये कलर हमारे पास रेड हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर ये पैराग्राफ का कोई भी हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम टेक्स्ट को सेंटर में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। उसके लिए हर तरह की हमारे पास, अब जब मैं इसको कहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाना चाहिए तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने या तो इंटरनेट से देख लेना हैं या फिर यूट्यूब से कोई भी वीडियोस देख लें। ये सिंपल ही प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली हर किसी को याद होती हैं या आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास बैक एंड का एक लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से हम इसको क्या करवा सकते हैं, हरकत करवा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे वो एक अलर्ट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई भी आपके पेज पे आए तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाना चाहिए, एक अलर्ट आ जाना चाहिए। यहाँ से हम एक अलर्ट को जनरेट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखें जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट नाम का टैग लिखना पड़ता है। उसके साथ हम फाइल भी लिंक कर सकते हैं स्क्रिप्ट की। अगर फाइल लिंक ना करें तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वही फाइल या वही कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ऊपर हम क्या कहते हैं कि इन्होंने जैसे जनरेट करवाया है कि आपने क्या करना है, अलर्ट जनरेट करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अलर्ट करवा दूँ और अलर्ट के अंदर मेरा क्या मैसेज आ जाना चाहिए, हेलो दिस इज़ लेक्चर 37। तो ये देखें, तो उसने ऑटोमेटिक रिफ़्रेश कर दिया और यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट वाला मैसेज आ गया, हेलो दिस इज़ लेक्चर 37। तो ये अलर्ट हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हम अगर बटन्स में लगाना चाहें तो एज ए फंक्शन इसको बटन पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बटन बना देना चाहिए और यहाँ से मैं बटन बना देता हूँ। बटन का नाम होना चाहिए जी क्लिक मी या अलर्ट। यहाँ से बटन के ऊपर हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है ऑन क्लिक की, कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर देनी चाहिए। नीचे हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का जो हमारे पास नेम होगा उसको अलर्ट लिख लेते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास मैसेज होगा वो होगा जी दिस इज़ BUBWN। तो यहाँ से हमने अलर्ट का फंक्शन यूज़ किया है, तो इसी अलर्ट को यहाँ पे लिख देंगे। और जब हम इसको सेव करेंगे तो एक हमारे पास बटन आ जाना चाहिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट का फंक्शन, शायद यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी। सही लिखा हुआ है, अब तक ये क्यों नहीं काम कर रहा। खैर मैंने यहाँ से पहले एग्जांपल ले ली थी। इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ से हमने एक बटन बनाया और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा। तो इसके ज़रिए हम डिफरेंट तरह की इसमें प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अगर कोई बटन का कलर भी चेंज करना हो तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वही बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 बटन बने हुए हैं मेरे पास और उनके ऊपर मैंने यहाँ से फंक्शन ऐड कर दिए थे। ये हमारे पास 3 बटन आ गए और जब मैं किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका क्या होगा, हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा।
ये यहाँ से कलर चेंज हो गया, यहाँ से भी कलर, इसका भी कलर चेंज हो गया। तो ये सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये काम कर सकते हैं। फिर होता है हमारे पास सी शार्प और सी प्लस प्लस। उसमें हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम अरे भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अरे होगी और लिस्ट जो हमारे पास होगी वो li फंक्शन के ज़रिए होगी। जिस तरह हम MS वर्ड में लिस्ट बनाते हैं उस तरह से हमारे पास वो आ जाएगी। तो जे क्यूरी को इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की तरह ही काम करती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे पास हम यूज़ तो करते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट उनको हैंडल नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जे क्यूरी बनाना पड़ता है। जे क्यूरी ऐसे समझ लें जावास्क्रिप्ट से थोड़े हाई लेवल लैंग्वेज है। मॉडिफाई टैग्स, उसमें टैग या एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स कह लें या यूज़र एक्शन कह लें, वो जावास्क्रिप्ट से उसमें क्या है, मॉडिफाइज हैं। उसकी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो करंट लाइब्रेरीज़ यानी रियल टाइम वर्ल्ड में जो लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रही हैं उनके ऊपर काम करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट 1995 में आई थी, तो जे क्यूरी उसके बाद मॉडिफाई होके आई है। ये उसका लेटेस्ट वर्जन समझ लें आप।